गुड आफ्टरनून गाइज। आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री में तीसरे यूनिट जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, इसका चौथा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले के 3 लेक्चर हमारे जो है वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ये सारे के सारे लेक्चर हमारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं। आज इस लेक्चर में हम शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और ये दोनों टॉपिक जो है हमारे वो बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहली हेडिंग है हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया, जिसे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को समझने के लिए पहले हम एक इक्वेशन देखते हैं। जैसे इक्वेशन है हमारा ए प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब ये कोई रिएक्शन है, ए प्लस बी इक्वल टू हमने उत्पाद कोई प्राप्त किया है और इस रिएक्शन को लेके जब हम लैब में गए तो वहाँ लैब से हमने इसका वेग निकाला और जो वेग नियम द्वारा तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हुआ वह समानुपाती हुआ किसका, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0 और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 0। तो यदि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी मतलब अभिकारकों की सांद्रताओं के 0 की घात पर निर्भर करता है, यदि रेट ऑफ रिएक्शन अभिकारकों की सांद्रताओं के शून्य घात पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है शून्य कोटि की अभिक्रिया। जैसे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। या जिस रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसी भी अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता उसे जीरो कोटि की अभिक्रिया कहलाती है या शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब अगर इसका हम कोटि निकालें तो कोटि कैसे निकलती है, दोनों के घातों का योग, तो 0 + 0 इक्वल टू क्या हो गया, 0 ही आया। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अब अगर इसका हाँ एग्जाम्पल देखना हो तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है H2 का प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन का हमने रिएक्शन करवाया सनलाइट में जिसका माध्यम H2O है और प्राप्त हुआ हमें 2HCl। अब यहाँ से हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला तो जो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होगा वो के क्या है आपका, रेट ऑफ कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक है, इंटू H2 कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 0 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 की पावर 0, क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है इसलिए पावर इसकी क्या हो गई, 0। और हमें पता है कि जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1, तो इन दोनों की वैल्यू हो गई 1, तो R इक्वल टू किसके हो गया, के का। मतलब जो रेट है वो रेट कांस्टेंट के क्या होता है, बराबर। ठीक है, इसका मतलब कि जो मान R का होगा वही मान के का भी होगा। मतलब कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का जो मान होता है और उसका जो मात्रक होता है वह उसके वेग के क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम दूसरा रिएक्शन लें 2N2O इक्वल टू 2N2 + O2, तो यहाँ भी जो R इक्वल टू होगा वो के कंसंट्रेशन ऑफ N2O की पावर 0, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो आ जाएगा R इक्वल टू के। ठीक, इसी तरीके से अगला है 2NH3 इक्वल टू N2 + 3H2। यहाँ भी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर 0 और इसकी वैल्यू आएगी 1, तो R इक्वल टू हो जाएगा के। अब मान लेते हैं कि कोई एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है आपकी A इक्वल टू B + C। ए आपका अभिकारक है जिससे हमें उत्पाद B और C प्राप्त हो रहे हैं। तो माना T इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, मतलब प्रारंभिक सांद्रता T बराबर 0 पर जो इसकी प्रारंभिक सांद्रता है वो हो गई आपकी कंसंट्रेशन ऑफ A एट द 0। ठीक है, तो अगर इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो जो R इक्वल टू होगा वो क्या होगा, R इक्वल टू -d/dt कंसंट्रेशन ऑफ A, यही होता है। और इसके इक्वल टू हम लिखते हैं K कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, एक मिनट, के कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक, के आपका क्या है, तो के है आपका
शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ठीक है, रेट ऑफ कांस्टेंट। तो यहाँ से डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा के ए, यही होता है, पावर यहाँ पे आपकी 0 है। और इसकी पावर हमें पता है कि इसकी जब जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1। तो जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये आ जाएगा इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा के, ठीक है, हो जाएगा ये के। और यही है शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का फार्मूला, ठीक है। यहाँ जो के है आपका मतलब रेट ऑफ कांस्टेंट जो है, इसका मात्रक होता है, के का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर सेकंड। तो इसका जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर सेकंड होता है, ठीक। अब अगर हम इसमें ग्राफ खींचते हैं, अगर हम यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं। अब अगर हमने जो है यहाँ ग्राफ खींचा तो आपका ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस जो है आपका वो समय को शो कर रहा है और जो वाई एक्सिस है वो आपके अभिक्रिया के वेग को शो कर रही है। तो जब हम एक्स और वाई मतलब वेग और समय के बीच जो है ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक समांतर रेखा, एक एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो यह सिद्ध करती है कि अभिक्रिया का वेग क्या है, स्थिर है, ठीक। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा समाकलित वेग समीकरण, आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है समाकलित वेग समीकरण। इसका रिएक्शन हम कैसे करेंगे या इसका फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक अभिक्रिया है, रिएक्टेंट्स इक्वल टू प्रोडक्ट, मतलब अभिकारक से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, उत्पाद। तो यहाँ पे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन जो निकालते हैं वो होता है माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर एट द टाइम टी, ठीक है, मतलब 0 यहाँ पे हो गया क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया इसलिए पावर कितनी लग गई, 0। तो माइनस यहाँ पे डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी इक्वल टू के, इसकी पावर कितनी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो आ गया यहाँ पे 1। और यहाँ से डी कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू माइनस के डी टी आया। अब दोनों और हम जब समाकलन करेंगे तो हमें पता है कि जब डी आर का समाकलन करते हैं तो क्या आता है, आर आता है। तो ये आ गया आर इक्वल टू माइनस के, और हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इक्वल टू होता है टी, यहाँ टी आ गया, डी टी की जगह पे हो गया टी और प्लस एक आपका कांस्टेंट आता है आई, जिसे हम समाकलन स्थिरांक कहते हैं। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर अभी आपकी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब टी बराबर 0 समय पे अभी आपका अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, वहाँ उस समय का कंसंट्रेशन सांद्रता आपका आर है। और जब आपका जिसे हम कंसंट्रेशन ऑफ आर एट द टाइम 0 से शो करेंगे, यहाँ आर 0 लिख देंगे जिसे हम प्रारंभिक सांद्रता कहते हैं। तो इस समीकरण में हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, मतलब आर की जगह पे आर 0 रख देंगे। तो ये हो जाएगा आर 0 इक्वल टू माइनस के, टी का मान हो गया कितना, 0 प्रारंभिक सांद्रता पर, प्लस आई, और यहाँ से आर कंसंट्रेशन ऑफ आर एट द टाइम ऑफ 0 इक्वल टू कितना आ गया, आई। अब इस आई की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो जब इस आई की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं समीकरण 1 में, तो हमें प्राप्त होता है कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ आर एट द टाइम 0। तो यहाँ से हम के टी को पक्षांतर किए तो के टी माइनस था हो गया प्लस के टी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर एट द टाइम 0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर हो गया। और यहाँ से जब टी को हमने इधर भेजा तो ये इसके कहाँ चला गया, नीचे, मतलब हर में आ गया। तो के बराबर इक्वल हो गया आपका आर 0 माइनस आर अपान टी। तो ये फार्मूला आपको प्राप्त हुआ। अब हम मानते हैं कि जो प्रारंभिक सांद्रता है आपकी, मतलब टी बराबर 0 पर, वो है आपकी स्मॉल ए,
और टी टाइम पर जो इसकी सांद्रता है वो हो गई a माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम r0 और r की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो k इक्वल टू हो जाएगा a माइनस ब्रैकेट में माइनस एक्स अपान टी, ब्रैकेट जब खोलेंगे तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, a माइनस ए प्लस यक्स आ गया, a से हो गया कैंसिल और बचा आपका k इक्वल टू यक्स अपान टी। तो दूसरा फार्मूला हमें प्राप्त हुआ k अपान इक्वल टू यक्स अपान टी। इस फार्मूले में हम या इस अभिक्रिया को हम गतिक समीकरण या समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। इसका जो नाम है इसे हम गतिक समीकरण या समाकलित वेग समीकरण भी कहते हैं। और यहाँ यक्स क्या है, तो जो यक्स है वो है वियोजन की मात्रा, मतलब पूरे अंश कहते हैं कि मतलब पूरे पार्ट में कितना जो है इसका भाग वो टूटा हुआ है या डिवाइड हुआ या रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। अब अगर हम यक्स और टी के बीच में ग्राफ खींचते हैं, मतलब इस यक्स और टी के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें तो ये है हमारा ग्राफ, ठीक। ये आपका समय को शो कर रहा है टी को, और ये आपका यक्स है जो किसमें आपका है मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर में है ये, ठीक है। और ये है आपका 0 इनिशियल पॉइंट है, ठीक। तो जब हम यक्स और टी के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो हमें मूल बिंदु से गुजरती हुई एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, ठीक है। मूल बिंदु से गुजरती हुई है स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, और जो इसकी प्रवणता होती है ढाल वो हो गई आपकी कितना, k। तो यक्स और टी के मध्य ग्राफ खींचने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, ठीक है, जो कि मूल बिंदु से गुजरती है। अब अगर हम ग्राफ खींचे आपका शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए, अगर अब हम ग्राफ टी समय और अभिकारक की सांद्रता आर टी के मध्य खींचे, ठीक है, मतलब टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ आर के बीच ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ हमें कैसा प्राप्त होगा। तो ये है आपका टी और ये है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ आर, ठीक है। और जब इन दोनों के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं तो इन दोनों के मध्य भी एक स्ट्रेट लाइन ही हमें प्राप्त होती है इस तरीके से, और इसकी जो ढाल होती है वो माइनस के, इसका जो स्लोप होता है वो माइनस के बराबर होता है। और जो इसके इंटरसेप्ट होते हैं, ठीक है, मतलब इसे हम कहते हैं अंतःखंड, ये जो है इसका इंटरसेप्ट होता है वह कंसंट्रेशन ऑफ आर एट द टाइम 0 के बराबर होता है। तो समय और सांद्रता के बीच ग्राफ खींचने पे हमें इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक है। और जब हम एक्स और टी के बीच ग्राफ खींचते हैं तो हमें मूल बिंदु से गुजरते हुए एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। अब अगला टॉपिक है शून्य कोट की अभिक्रिया के कुछ लक्षण, ठीक है। शून्य कोट की अभिक्रिया के लक्षण क्या है, तो पहला लक्षण है कि जो शून्य कोट की अभिक्रिया होती है वो निम्न समीकरण का पालन करती है। जो इक्वेशन हमने अभी फाइंड किया है k इक्वल टू R0 माइनस आर अपान टी, या जिसे k इक्वल टू एक्स अपान टी हमने प्राप्त किया है। और जब इन दोनों के बीच हमने ग्राफ खींचा, ठीक है, जब इन दोनों के बीच ग्राफ खींचा तो इसकी जो ढाल या प्रवणता है वो कितनी आई, माइनस k आई, जो कि अभी आपने यहाँ पे देखा है। तीसरा जो है कि जो 0 कोट की अभिक्रिया का वेग होता है वो सदैव क्या होता है, स्थिर रहता है, जो कि हमने प्राप्त किया है r इक्वल टू k पहले ही। चौथा है शून्य कोट की अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है तथा इसके पूर्ण होने में जो लगा समय होता है वह a बाई k के बराबर होता है, जहाँ a जो है वो आपकी प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड करता है, ठीक है। पांचवा है कि जो इसकी अर्ध आयु होती है t हाफ, वह a की क्या होती है, समानुपाती, या कंसंट्रेशन ऑफ आर एट द टाइम 0 के समानुपाती होती है। इसलिए t हाफ इक्वल टू होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ आर एट द टाइम 0 अपान 2 के। छठा है कि जो इसका आर का मात्रक होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का जो मात्रक होता है वह रेट ऑफ कांस्टेंट के मात्रक के बराबर होता है, जो कि मोल प्रति लीटर सेकेंड होता है। ये भी अभी आपको हमने जस्ट बताया है। सातवां है यदि t1 समय पर उत्पाद की सांद्रता p1 हो तथा t2 समय पर उत्पाद की सांद्रता p2 हो तो r इक्वल टू k होता है और इक्वल टू p2 माइनस p1 अपान t2 माइनस t1 होगा।
तो ये था शून्य कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। अब अगला टॉपिक है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? तो हम एक रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे। एक रिएक्शन है ए इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका अभिकारक है जिससे हमें एक उत्पाद प्राप्त हो रहा है। तो अगर इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 के। ठीक है, अब इसकी अगर हम कोटि निकालें तो कोटि हम कैसे निकालते हैं? तो हमें पता है कि जो कोटि होती है वो सांद्रताओं के अभिकारकों की सांद्रताओं के घात के योग के बराबर होती है। तो चूंकि यहाँ अभिकारक एक ही है और उसकी पावर 1 है तो कोटि कितनी हो गई? 1। तो इस तरीके इसे हम कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, मतलब जिस अभिक्रिया का जो रेट है, रेट ऑफ कांस्टेंट है या जो रेट है वो अभिकारकों की सांद्रताओं के एक प्रथम घात के क्या हो? प्रथम घात पर निर्भर करता है, प्रथम घात के समानुपाती हो, उसे हम कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करे या जिसका वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे जैसे रिएक्टेंट्स जो है इक्वल टू प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे R इक्वल टू हो जाएगा K, कंसंट्रेशन आप की पावर R की पावर कितनी? 1 हो जाएगी। अब जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल हमने लिया है C2H4 प्लस H2 इक्वल टू C2H। तो अगर ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ C2H4 की पावर कितना? 1। इस पे पावर 1 है इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसी तरीके से नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया। ठीक है, तो जब 88 Ra226, Ra हमारा क्या है? रेडियम है, तो 88 Ra226 इक्वल टू जब इसका नाभिकीय विखंडन होता है तो हमें पहले तो मिलता है अल्फा कण 2He4। ठीक है, प्लस 86 Rn222। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन हम देखेंगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K, Ra की पावर कितना हो गया? 1। इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन ऑफ Ra की पावर 1 है, तो ये भी प्रथम कोटि की क्या हो गई? अभिक्रिया। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है N2O5। तो यहाँ भी रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिखा है, तो R इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 की पावर कितनी हो गई? 1, क्योंकि ये क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो इस तरीके से प्रथम कोटि की अभिक्रिया को हम शो करते हैं। अब समाकलित वेग समीकरण अगर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का निकालें तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होगा? सेम वैसे ही होगा। तो यहाँ पे हमने रिएक्शन ले लिया है। ठीक है, रिएक्टेंट्स इक्वल टू प्रोडक्ट्स, मतलब आपके अभिकारक से क्या बन रहे हैं? उत्पाद। तो इसका R रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? -d/dt, कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू रेट ऑफ कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ R। तो यहाँ से d/r/r क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? इस R को इधर भेजेंगे और dt को इधर भेजेंगे। तो d कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू ये हो गया माइनस, इधर चला गया -k dt। और जब दोनों पक्षों का हमने समाकलन किया तो जब यहाँ पे हम dr/r का समाकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है log r। log r में हम यहाँ पे नेचुरल लॉग लिखेंगे। तो ln कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू -k dt का इंटीग्रेशन अभी जस्ट बताया था क्या होगा? t होता है, t प्लस 1 हमको समाकलन स्थिरांक प्लस i प्राप्त होता है। अब यहाँ पर भी t बराबर 0, मतलब अगर रिएक्शन अभी आपकी प्रारंभिक सांद्रता पर, मतलब जब रिएक्शन आपका स्टार्ट नहीं हुई थी उस समय जो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ R 0 को अगर हम लिखें तो यहाँ से नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ R 0, R की जगह पे हम क्या लिख दें? कंसंट्रेशन ऑफ R 0 लिख दिया, इक्वल टू -k, t का मान हो गया 0 प्लस i। तो यहाँ से नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ R 0 इक्वल टू कितना हो गया? i। अब इस i का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो i का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें प्राप्त हुआ log R इक्वल टू -kt प्लस log R कंसंट्रेशन ऑफ log R 0। यहाँ से kt को इधर पक्षांतर किया, ये इधर आ गया, तो kt इक्वल टू log R log कंसंट्रेशन ऑफ R 0 माइनस log R हो गया। और हमें पता है कि log m इंटू n, ठीक है, log m इंटू n इक्वल टू होता है log m प्लस n, लेकिन log m माइनस n, मतलब log m बटा n बराबर log m माइनस n होता है। तो log m माइनस log n का यहाँ फार्मूला लगा, इक्वल टू हो गया log m बटा n, मतलब log कंसंट्रेशन ऑफ R 0 अपान कंसंट्रेशन ऑफ R।
ठीक है। अब इस नेचुरल लॉग से जब हम लॉग बेस 10 के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करते समय इसकी वैल्यू आती है 2.303। तो के टी इक्वल टू हो गया 2.303 और जो ये नेचुरल लॉग था अब ये लॉग बेस 10 हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ आर 0 अपान कंसंट्रेशन ऑफ आर। तो के इक्वल टू टी को हमने इधर पक्षांतर कर दिया तो के इक्वल टू हो गया 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ आर एट द टाइम 0 अपान कंसंट्रेशन ऑफ आर। ठीक, ये फार्मूला जो कि हमारे बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है, इसकी प्रूविंग या इसका डेरिवेशन दोनों पूछा जाता है। अब यदि कंसंट्रेशन ऑफ आर 0 इक्वल टू ए, मतलब प्रारंभिक सांद्रता अगर ए हो, मतलब टी बराबर 0 समय पे सांद्रता ए हो और टी समय पे सांद्रता उसकी कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू ए माइनस एक्स हो, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ जब पुट करेंगे तो के इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स आ जाएगा, जहाँ यक्स क्या है, वियोजन की मात्रा है। तो ये था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण की स्थापना। अगला टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। तो इसका जो पहला लक्षण है, इसका जो वेग नियम होता है वो आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर होता है, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी होती है, 1 की। दूसरा, प्रारंभिक सांद्रता तथा अंतिम सांद्रता में उसके संबंध होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर 0 इंटू ई की पावर माइनस के टी, या के इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ आर एट द टाइम 0 अपान कंसंट्रेशन ऑफ आर। तीसरा, अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो n गुना करने पर इसकी अभिकारक का वेग भी n गुना हो जाता है, परंतु k क्या होता है, इसका स्थिर रहता है। मतलब रेट ऑफ कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। r का जो मात्रक है वो मोल प्रति लीटर सेकेंड होता है और k का मात्रक प्रति सेकेंड होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है, यह अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती। इसका जो औसत आयु होता है वो 1 अपान के टी हाफ अपान 0.698 इक्वल टू 1.443 टी हाफ होता है। रेट ऑफ कांस्टेंट जो इसका होता है कैसे निकालते हैं, तो जो के होता है वो 0.693 अपान टी हाफ। टी हाफ को हम T50 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था प्रथम कोटि की अभिक्रिया का लक्षण। अगला है हेडिंग हमारा अर्ध आयु, जिसे हम कहते हैं टी हाफ या T50 हाफ टाइम। अर्ध आयु क्या होता है, तो जितने समय में कोई भी अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है या जितने समय में अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है उसे हम अर्ध आयु या टी हाफ या T50 कहते हैं। जैसे मान लिया कि हमने अभिकारक 100 ग्राम लिया था, ठीक है, और वह अब जो है 50 ग्राम रह गया, तो जितने समय में अभिकारक 100 ग्राम से 50 ग्राम हो गया उस टाइम को हम कहते हैं अर्ध आयु या T50। अब यदि प्रारंभिक सांद्रता आपकी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आर एट द टाइम 0 इक्वल टू ए हो तथा अर्ध आयु के बाद सांद्रता आपकी R0 अपान 2 मतलब A/2 हो जाए, तो हमने अभी फार्मूला पढ़ा है के इक्वल टू 2.303 टी लॉग R0 अपान आर, ठीक है। तो अर्ध आयु के बाद तो टी की जगह भी क्या हो जाएगा, टी हाफ। तो के इक्वल टू 2.303 टी ऑफ हाफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर एट द टाइम 0 कितना है, ए, और अर्धायु के बाद सांद्रता है A/2, तो ए से ए कैंसिल, 2 चला जाएगा ऊपर और के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपान टी हाफ लॉग 2, ठीक। अब log 2 की वैल्यू हमें पता है कि 0.3010 होता है, तो हमने के की यहाँ के इक्वल टू 2.303 टी हाफ इंटू 0.3010 सॉरी, ठीक है, इसकी वैल्यू 0.3010 होती है। तो के जब इन दोनों में मल्टीप्लाई कराया तो के इक्वल टू 0.693 अपान टी हाफ आया और टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान के। तो ये है अर्ध आयु फाइंड करने का फार्मूला। इसका मतलब है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो अभिकारक पदार्थ का आधा सांद्रण परिवर्तित होने में लगा समय जो होता है वह अभिकारक पदार्थ के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, और जो अर्ध आयुकाल वेग है, जो अर्ध आयुकाल होता है मतलब टी हाफ होता है, वह वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।
नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप अगला लेक्चर देखिएगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।